नमस्कार। पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज में मैं नीता भुजवानी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने डॉक्टर टी लॉपसन रामपा की यू फॉर एवर को हिंदी में ट्रांसलेट किया है तुम शाश्वत हो के रूप में, और पिछले 2 एपिसोड में मैंने इनके 19 चैप्टर्स आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आपके ज्ञान में इजाफा भी हुआ होगा। मैं इस बुक को हर एक को पढ़ने के लिए रिकमेंड करती हूँ कि आप इस बुक को पढ़िए, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ उसकी समरी ही बता पा रही हूँ। इस बुक में अथाह सागर है ज्ञान का, और जिस तरीके से इन्होंने कहा है यू फॉर एवर, तो आप समझ जाएंगे कि हम अनंत हैं, हमारे पास क्षमताएं अनंत हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, और ये मृत्यु हमारी कोई रुकावट नहीं होगी, बल्कि इसके बाद भी हम सतत अपनी यात्रा जारी करेंगे। तो ये सब बातों को हम और आगे जानते हैं। 19 चैप्टर्स के बाद क्या क्या हुआ और हम आगे शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, 20वें चैप्टर में उन्होंने क्लियर वॉइस, साइकोमेट्री और टेलीपैथी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। ये वर्ड्स हमको बड़े लुभाते हैं, क्योंकि हर एक कोई क्लेयरवॉइंट होना चाहता है, टेलीपैथी करना चाहता है। तो इसके बारे में इन्होंने कहा है कि ये जो क्षमताएं हैं उनको धीरे धीरे ही विकसित करनी चाहिए। जैसे मान लो कोई विदेशी ऑर्किड का फूल है, यदि हम उसको आर्टिफिशियली तरीके से उसको जल्दी जल्दी विकसित करना चाहें, तो वो अच्छे से विकसित नहीं होंगे, बल्कि और दुर्बल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक ऐसे ही इन तीनों चीज़ों के लिए भी कहा गया है कि अगर आप क्लेयरवॉइंट होना चाहते हैं, टेलीपैथिक या साइकोमेट्री को जानना चाहते हैं, तो उसको बहुत आराम से धीरे धीरे विकसित करते रहिए। इसके लिए उन्होंने 2 नींव बताई है, आंतरिक आत्मसंयम और शांति। आंतरिक आत्मसंयम का अर्थ होता है इनर कंपोजर, क्योंकि हम सभी लोग आज के दौर में भागा दौड़ी के में पड़े हुए हैं। हर चीज़ भाग रही है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, और कहीं पे भी संतोष नहीं है। पूरा जगह कोलाहल से भरा हुआ है। हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, निराश होते हैं, और क्रोध तो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। तो हमारे अंदर आंतरिक आत्मसंयम बिल्कुल भी नहीं रह गया है। छोटी छोटी चीज़ें हमको ट्रिगर कर देती हैं गुस्सा करने के लिए। आप एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहूँगी, आप खुद जानते हैं, यदि आप कोई काम कर रहे हैं और कोई आपसे आके बीच में डिस्टर्ब करके पूछे, या कहीं घंटी बज जाए, या कोई और कोई छोटी मोटी बात हो जाए, तो हम कितनी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि आजकल व्यक्ति के पास अनियंत्रित मस्तिष्क तरंगे हैं, मतलब जो अनकंट्रोल्ड ब्रेन वेव्स हैं हमारे पास। इससे हम लोग जो भी हमारे पास मैसेजेस आने वाले हैं उसको हम ढांक देते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो यहाँ पे पूरे जगह रेडियो वेव्स घूम रही हैं, हर एक जगह, हर एक के पास में। हम चाहें तो वो टेलीपैथी से या साइकोमेट्री से हम वो मैसेजेस को ले सकते हैं, पर हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में जो अनकंट्रोल्ड ब्रेन वेव्स हैं, उसका जो कोलाहल है, तो हम उस सटल आवाज़ को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो यदि आपको ये क्षमताओं को विकसित करना है, तो आपको अपने अंदर संतुलन बनाए रखना होगा। मैंने पहले भी बताया है कि रामपा जी हर एग्जाम्पल दे देकर वो समझाते हैं कि किस तरीके से आप सक्सेस पा सकते हैं या विफल भी होते हैं, तो उसका भी क्या कारण है। जैसे अभी मैंने आंतरिक आत्मसंयम बताया, तो उन्होंने पूरा रेडियो का एग्जाम्पल देके बताया है कि अगर कभी आंधी तूफान चलता है, तो क्या हम रेडियो की आवाज़ सुन पाते हैं? हमें घर घर की आवाज़ आती है, और आवाज़ टूट टूट के आती है। हम एक ऑर्डिनरी रेडियो नहीं सुन सकते। तो आप क्या सोच सकते हैं कि आप इस कॉस्मोस, इस पूरे यूनिवर्स के मैसेजेस ले पाएंगे जब आपके अंदर एक डिस्टर्बेंस है। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये वायुमंडलीय विक्षोभ, जो उन्होंने एनवायरनमेंट के जो डिस्टर्बेंस कहा है, उसके कारण हम रेडियो नहीं सुन सकते, वैसे ही हमारे मन के अंदर जब डिस्टर्बेंस चलता है तो भी हम नहीं सुन पाते। अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके घर में कोई आवाज़ें आ रही हों, या टीवी चल रहा हो, या कोई कार की आवाज़ हो, चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरल डिस्टर्बेंस हो। डिस्टर्बेंस हमको उस
मैसेजेस को लेने के लिए हमको बंद कर देता है, वो रास्ते वो ढाँक देता है पूरी तरीके से। तो हमारे टेलीपैथी में और सब चीज़ों में कठिनाई हो सकती है। उन्होंने टेलीफ़ोन का भी एग्ज़ाम्पल देते हुए बताया है कि 54 इयर्स पहले टेलीफ़ोन इतनी ईज़िली नहीं हो पाती थी, जैसे आज के ज़माने में तो हमारे पास मोबाइल है। तो उस समय टेलीफ़ोन जहाँ पे नहीं होती थी, वहाँ पे रेडियो लिंक के द्वारा एक-दूसरे को मैसेजेस भेजा जाता था। तो उसमें भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होता था, क्योंकि मौसम के कारण या किसी मैन मेड के कारण, मतलब जो मानव निर्मित जो बाधाएं हैं उसके कारण भी नहीं ले पाते थे। टेलीपैथी इस रेडियो लिंक और टेलीफोन वाले से ज़्यादा इजी है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना इजी होने के बावजूद अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए चूक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण रिसीवर है मस्तिष्क। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे पूरा जो हमारी बॉडी है, जो एक रेडियो प्रोग्राम है, उसका रिसीवर है। और इसके लिए ही उन्होंने आत्मसंयम को समझाया है कि हम इस रिसीवर से कैसे आत्मसंयम रखें और सक्षम हो सकें कि हम बाकी मैसेजेस ले सकें। तो उन्होंने कहा है कि जब भी हम सोचते हैं, हम एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं ब्रेन में। तो अगर हम शांति से सोचेंगे या बिना कोई मजबूत इमोशन के, बिना कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन के हम अगर सोचेंगे, तो हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं वो काफ़ी स्मूथ फ्रिक्वेंसी की हो जाएंगी। उसमें कोई पीक्स एंड वैलीज नहीं रहेंगी, मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा। ये फ्लक्चुएशन होता क्यों है हम लोगों को? हम क्षुद्र बातों पे, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, क्षुद्र बातों पे, हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, व्यर्थ की चिंताएं करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं और दूसरों से बहुत ज़्यादा उपेक्षा करते हैं। ये जो भी हमारी डिस्टर्बेंस के कारण है, ये क्षुद्र परेशानियां हैं, उसके कारण हमारे ब्रेन की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। हम जो ये धन के पीछे भाग रहे हैं, तो वो कहते हैं रामपा जी कि आप जो ये बुक में पढ़ रहे हैं या जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, सिर्फ उसी को ही आप इस संसार से ले जा सकेंगे। आप एक पिन भी नहीं ले जा सकते। तो जो ये धन धन संग्रह करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और जो भागा दौड़ी कर रहे हैं, वो सब धन आप छोड़ के जाएंगे किसी और के लिए जो उसको लुटा देगा। आपके पास सिर्फ एक ही चीज रहेगी, वो है ज्ञान। तो सारा फोकस हमें ध्यान अपने ज्ञान पर रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि शांति से बैठने का हमको तरीका सीखना चाहिए। हम लोग जो सांस लेते हैं बहुत उथली लेते हैं, मतलब लंग्स के ऊपर से ही लेते हैं। पूरा अपने लंग्स को हम ऑक्सीजन से नहीं भरते हैं। और जितना ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन होगा, उतने ही हमारा ब्रेन एफिशिएंटली काम कर पाएगा। मतलब अच्छे से कुशलता से काम करने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन का एक लिमिटेड मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है। पर हम लोग जो उथली सांसें लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेके छोड़ देते हैं, उसके कारण ऑक्सीजन कम हो जाता है और ब्रेन का भोजन है ऑक्सीजन। तो इसके कारण हमको बहुत नींद आती है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि यदि आपको हेडेक हो रहा है, तो आप यदि आप सैर पे जाएंगे, कहीं बाहर घूमने चले जाएंगे, तो खुली हवा में जब लंबी सांसें लेते हैं तो आपका हेडेक दूर हो जाता है। ये एग्जाम्पल भी दिया है कि आप खुद समझिए कि आपको अपने सांसों को एक नियमित पैटर्न में लेना चाहिए, जिससे आपको कभी हो सकता है कि कभी आप बहुत चिड़चिड़े हों, किसी को मारने का भी मन होता है, तभी भी आप यदि ये नियमित रूप से सांस लेंगे, सहज रूप से लंबी लंबी सांसें, तो आपका वो चिड़चिड़ापन और आपकी जो हिंसक प्रवृत्ति है वो भी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम सांसों के द्वारा सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, बल्कि वाइटल फोर्स, हमारी जीवन शक्ति को भी लेते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए और उस तरीके से करने से आप अपने खराब मूड से तो फ्री हो ही जाएंगे, मतलब उससे मुक्त हो ही जाएंगे। साथ ही यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इस पैटर्न को जरूर फॉलो करके जाइए। आप जब शांत हो जाएंगे और इंटरव्यू देंगे, तो आपका जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सांसों के द्वारा हम न चाहे अपने मन चाही अपने जो टेलीपैथिक है इन सब को भी हम ले सकते हैं, क्षमताओं को, बल्कि रोज़मर्रा के भी जीवन में अगर हम इसको अपनाएं
तो हमारे जीवन शैली में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो सकता है। और धीरे धीरे सांस लीजिए, इतनी अच्छे से सांस को भर लीजिए कि आपकी पूरी चेस्ट भर जाए, पूरे लंग्स भर जाए उस सांस के द्वारा। और उसके बाद आपको ब्रीथ आउट करना है, आपको सांस छोड़नी है। और कम से कम उसमें 10 सेकंड लगना चाहिए आपको सांस छोड़ने में। और 10 सेकंड के बाद छोड़ लेने के बाद जब आप फिर एक नई सांस लें, आराम से बहुत अच्छे से सांस लेते जाइए। आप इतना भर लीजिए कि अब और भरने की जगह ना बचे। जब उस सांस को भर लेंगे तो आप 5 सेकंड तक के उस सांस को अपने में होल्ड करके रखिए। पहले हमने सांस को छोड़ा और फिर हमने जब पूरी सांस ली तो उसको 5 सेकंड तक के होल्ड करके रखना है। उसके बाद धीरे धीरे उस सांस को बाहर छोड़ना है। उसमें कम से कम 7 सेकंड्स तक के आपको लगने चाहिए। और इस 7 सेकंड्स को छोड़ने में जब लगेगा तब आपका पूरी लंग्स खाली हो चुके होंगे उस बासी कार्बन डाइऑक्साइड से, और आप एक नई सांस लेने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। अगर आपने इसको 6 बार या 7 बार भी कर लिया तो आपका मूड चेंज होते जाएगा। तो आप आज से ही प्रैक्टिस करिए कि ये लंबी सांसें लें और थोड़ी देर होल्ड करके फिर सांसों को छोड़ें, तो हम अपने मूड को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि शहर के लोग, हम लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं शहर के, क्योंकि यहाँ गलाकाट प्रतियोगिता है, पैसों के पीछे भागना है, सब कुछ है। पर देहात में जहाँ पे जीवन बहुत सरल है, उनके लिए वहाँ पे वो नर्वस नहीं होते हैं और चिड़चिड़े भी नहीं होते हैं। इसीलिए जो गैस्ट्रिक अल्सर एक बीमारी है वो शहरों में ही पाई जाती है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर लोगों की बीमारी के रूप में जानी जाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम नर्वस होंगे और चिड़चिड़े होंगे, हमारा फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रिसिटी का होते जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारे शरीर की सेल्स में भी फ़र्क पड़ता है और हमारे गैस्ट्रिक जूसेस ऐसे बनने लग जाते हैं एसिड के रूप में, जो हमारी आंतों को ख़राब कर देते हैं और हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि आप सोचिए, जो भी हम ये शूद्र बातें सोचते हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, हमको लगता है बड़ी हैं, बहुत बड़ी-बड़ी लगती हैं हमको। आप एग्ज़ाम्पल देके अपने आप आज रात को ज़रूर ट्राई करिएगा। उन्होंने कहा है कि आप सोचिए कि ये क्या 50 साल के बाद मायने रखेंगी आपके जीवन के लिए? वाक़ई हमारी जितनी भी व्यर्थ की चिंताएँ हैं, वो 50 साल के बाद मायने नहीं रखेंगी। अभी हमें बड़ी लगती हैं वो चिंताएँ, पर उसका हमारे भविष्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, उनको सोचने से हमारा भविष्य ज़रूर खराब हो सकता है। तो ऐसी व्यर्थ की चिंताओं से हमें दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो आज का युग है, नया सभ्यता का युग है, वो बहुत ही कष्टकर है, क्योंकि यहाँ पर अप्राकृतिक मस्तिष्क रेखाओं तरंगों का निर्माण होता है। मतलब अननेचुरल वेव्स हमारी ब्रेन में बन रही हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी ही तरंगे लेडीज़ लोगों में तब होती हैं जो मेनोपॉज़ पे पहुंच जाती हैं। जब औरतें रजोवृत्ति से में पहुंच जाती हैं और उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो काफ़ी हार्मोन चेंज होते हैं, काफ़ी केमिकल चेंजेस होते हैं उनके शरीर में। और इसके कारण उनका जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। पर यदि कोई उसे प्यार से और सहानुभूति से उसका ट्रीटमेंट करे, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कराए, तो वो पुनः अपने संतुलन को पा सकती है। तो मेनोपॉज़ के समय भी ये अप्राकृतिक मस्तिष्क तरंगे आती हैं। उन्होंने कहा है कि शरीर एक विद्युत जनरेटर है जिसका निरंतर उत्पादन होना चाहिए। अगर ऑपरेशन के कारण या ज़्यादा चिंता करने के कारण उसका प्रोडक्शन, उत्पादन अगर गड़बड़ा जाता है हमारे ब्रेन का, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, तब भी हमारी शांति खो जाएगी। ये शांति नेचुरली अस्थायी रूप से होएगी, उसे पुनः स्थापित कर सकते हैं हम। पर फिर भी उन्होंने कहा है कि ऐसे टाइम में आपको अवेयर होना चाहिए, अपने स्वभाव में संतुलन आपको लाना चाहिए, तभी आपका आत्मिक आंतरिक आत्मसंयम कायम रहेगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा बताते हुए कहा है कि 50-100 साल के बाद हमारे साथ वो चीज़ जाएगी जो हम अच्छा कर रहे हैं लोगों के साथ। हमारी अच्छाई, हम जो दूसरों को हेल्प करते हैं, वो हमारे साथ जाएगी। और जो भी आप देते हैं किसी को, पैसा, प्रेम या सेवा या आध्यात्मिक ज्ञान, जो भी आप देते हैं,
उससे कई गुना मिलके आपको वापस आ जाएगा। और इसके लिए जो हमारे भविष्य में हमें काम आएंगी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हुए हमको अपनी जितनी भी क्षुद्र परेशानियां हैं उनको हटा देना चाहिए। और जो सांस लेने का उन्होंने पैटर्न बताया है, उन्होंने कहा है कि उसे नियमित रूप से लेते रहिए ताकि आपके शरीर में ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहे। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा चिंताएं होती हैं वो कोई ना कोई डर की वजह से होती हैं कि कुछ गलत होने वाला है या मेरे से ये गलत हो जाएगा या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ये काम करूं और हो जाए। जो ये डर की चिंताएं हैं हमारी, वो व्यर्थ की चिंताएं हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आप बहुत ही प्रसिद्ध पुरुषों के आप अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उन्होंने भी कहा है कि उन्हें किसी अज्ञात का हमेशा डर रहता था, पर वो घटनाएं कभी भी नहीं हुई, व्यर्थ की उन्होंने भी चिंता की। तो अगर हम उनके जीवन से कुछ पाठ ले सकें और अपने जीवन में डर को दूर कर सकें और चिंताएं न करें तो हमारा आत्म संयम बहुत जल्दी कायम हो सकता है। और शांति के लिए उन्होंने कहा है कि आप आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाइए, अपने हाथों को क्रॉस करके सहज रूप से सांस लेते हुए शांति 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 बोलते रहिए। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप होते हैं, तो पाएंगे आप बहुत जल्दी शांत हो गए। और इस तरीके से अगर हम शांत और अपने आत्म संयम को कायम रख सके तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि बीमारियां ही नहीं रहेंगी हमारे पास। तो कितना अच्छा है कि हम मेडिटेशन तो कर ही रहे हैं, पर अपने इनर कंपोजर और पीस की तरफ भी हम थोड़ा सा ध्यान दें। तो डॉक्टर्स के पास तो हम वैसे भी नहीं जाते हैं और भी नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने आखिरी में कहा है कि ज्ञान जितना आप ज़्यादा ले जाएंगे उतने बार आपको पृथ्वी, जो इतनी दुखपूर्ण दुनिया है, उतनी बार आपको कम आना पड़ेगा। ज्ञान आपका बढ़ते जाएगा, आपके पड़ाव कम होते जाएंगे और एक दिन आपका यहाँ से आना पूरी तरीके से स्थगित हो जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। 21st चैप्टर में उन्होंने टेलीपैथी के बारे में पूरी जानकारी दी है। ये तो उनकी नींव के बारे में था कि किस तरीके से हमारा फाउंडेशन मजबूत हो। तो जब ये फाउंडेशन हमारा मजबूत हो जाएगा, हम पीसफुल हो जाएंगे, हमारा संतुलन, स्वभाव का संतुलन कायम हो जाएगा, तो अब हम टेलीपैथी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैंने इसको आजमाया है फ्रेंड्स। ये बहुत कारगर है, बहुत सरल है, बस धैर्य और विश्वास की ज़रूरत रहेगी। तो उन्होंने कहा है कि ब्रेन हमारा एक रिसीवर है, जैसे कहा है, उनमें विभिन्न रिसेप्टर क्षेत्र हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि जो हमारा हेलो है, जो इस तरफ का भाग है, वो हमारा टेलीपैथिक मैसेजेस को ग्रहण करता है। और क्लियर पॉइंट जब हम देखना चाहते हैं तो हमारे पास वो जो किरणें आती हैं वो थर्ड आई की तरफ से आती हैं, और कानों के द्वारा हम साइकोमेट्री की कोई भी मैसेजेस को हम सुन पाते हैं। उन्होंने डायग्राम बना के दिखाया है। और अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम इसको करें। तो जैसे ही हम शांत होंगे तो हम दूसरों की रेडियो तरंगों को ले पाते हैं। हर एक कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से ले पाता है। जैसे कई लोग हैं जिनके में अंतर्ज्ञान बहुत होता है, उनको पहले से ही वो विचार आ जाता है कि कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है या मुझे ऐसा करना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये अंतर्ज्ञान कहते हैं। पर रामपा जी कहते हैं कि वो अंतर्ज्ञान नहीं है, वो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली टेलीपैथी है। और जो व्यक्ति ये ले रहा है मैसेजेस को, वो या तो अनजाने में ले रहा है या कॉन्शियसली बैठ के ले रहा है ऐसे मैसेजेस। तो ये अंतर्ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा है कि इंट्यूशन अर्थात अंतः प्रज्ञा, जिसको हम सहज बोध भी कहते हैं, वो फीमेल्स में बहुत होता है। उन्होंने अभी आप समझ गए होंगे, अंतर्ज्ञान को उन्होंने टेलीपैथी कहा है और ये जो इंट्यूशन है वो अलग तरीके से बता रहे हैं कि ये फीमेल्स में इंट्यूशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर कम बात करें औरतें तो वो ज़्यादा अच्छी टेलीपैथ हो सकती हैं। तो आज से बात कम की जाएगी। फीमेल के ब्रेन बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। तो पुरुषों के हिसाब से छोटे हैं ब्रेन औरतों के, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कम बुद्धिमान हैं। क्योंकि रामपा जी ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया है, अगर ब्रेन का
साइज मैटर करता होता तो हाथी तो ह्यूमन के हिसाब से जीनियस होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। तो ब्रेन के साइज पे फ़र्क नहीं हम हम देखेंगे कि जो फीमेल ब्रेन है वो बहुत अच्छे से रेजोनेट कर लेती हैं और दूसरे मैसेजेस को अच्छे से ट्यून करके ग्रहण कर लेती है। मतलब वो दूसरों की टेलीपैथिक मैसेजेस को ग्रहण करने में ज़्यादा सक्षम होती हैं। इसी से एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने कहा है कि कैसे मैसेजेस ले पाते हैं। जैसे दो जुड़वा बच्चों का एग्जाम्पल देके बताया है कि दो जुड़वा बच्चे एक एग से जो दो टूटते हैं, वो दो जुड़वा बच्चे अगर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे अलग अलग भी रहें दोनों बच्चे, तब भी वो एक दूसरे को जान सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आप एक से पूछेंगे तो वो दूसरे के बारे में बता देगा, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो एक जोड़ी के रूप में काम करता है। ब्रेन जो है वो एक पेयर के रूप में रेडियो रिसीवर या ट्रांसमीटर का काम कर सकता है और वो दोनों हार्मनी में हैं। इसलिए वो एक दूसरे की बातें चाहे वो कितनी भी दूर रहें वो समझ लेते हैं। देखिए ब्रेन कितना हमारे काम का है और हम लोग बेवजह व्यर्थ की चिंताएं करके उसे ब्लॉक करते रहते हैं। तो टेलीपैथी के लिए जो उन्होंने आत्म संयम बताया है वो तो हम कर ही रहे हैं और शांति के बारे में भी हमने जान लिया। अब उन्होंने कहा है कि जिस दिन भी आपको टेलीपैथी करना हो उस दिन आप पहले से तय कर लीजिए कि मुझे इस दिन इस टाइम में मेडिटेशन करना है। अपने बेडरूम में जाएं, आप लाइट्स को डिम कर लें, टेम्परेचर को आप सामान्य रखें और जिस व्यक्ति से भी आपको टेलीपैथी करनी है उसका फ़ोटो अपने पास रखें और इमेजिन करें कि वो आपके पास आके खड़ा है और आप उससे बात करें। आप जो भी उससे कहना चाहते हैं आप कहें और आप उससे ये भी कह सकते हैं कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। हो सकता है आपको थोड़ी सी सेंसेशन हो ब्रेन में और आपके पास कोई मैसेज भी आए, मतलब वो थॉट आएगा, आपको लगेगा ये काल्पनिक है पर ये वाकई होता है। तो आप अलग से कमरे में बैठ के जिस भी व्यक्ति के साथ बात करना है आप ऐसे कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप टेलीपैथी को बढ़ाना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसान और कारगर तरीका है कि अपने जो फ्रेंड हैं जिनसे आपके बहुत ही अंतरंग संबंध हो, बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप हो, उनके साथ आप ये टेलीपैथी की प्रैक्टिस करिए, दूरी कितनी भी हो, चाहे वो दूसरे महाद्वीप में भी रहता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थॉट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब आप अपने फ्रेंड के साथ बांधेंगे कि मुझे टेलीपैथी करनी है तो आप दोनों जने अपने घड़ियों को मिला लें। अगर मान लो वो अब्रॉड में रहता है तो उसका टाइम और हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से अलग रहेगा, तो आप वो ग्रीनविच टाइम से आप मिला लीजिए, घड़ियों को मिला लीजिए और दोनों में से आप लोग तय करिए कि पहले कौन मैसेज भेजेगा। जैसे आप और आपके फ्रेंड बैठ रहे हैं ठीक रात के 10 बजे, तो आप 10 बजे से लेके 10 बज के 10 मिनट तक के आप मैसेज भेजेंगे उसको, वो रिसीव करने की कोशिश करेगा और रिसीव कर भी लेगा। ठीक 10 बजकर 10 मिनट पे वो आपको मैसेज भेजेगा, आप शांत हो जाएंगे, तब आप अपना मैसेज मत भेजिए, पहले आपको भेजना है, फिर शांत होकर बैठना है, फिर आपका फ्रेंड भेजेगा और आपको रिसीव करना है। तो रामपा जी ने कहा कि एक दो बार में आप इसमें नहीं आप सफल हो पाएंगे, पर धीरे धीरे आप एक दूसरे के मैसेजेस को पकड़ पाएंगे और इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अभ्यास के द्वारा अगर आप अपनी फ्रेंड से टेलीपैथी करने लग जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए इस पूरे विश्व का दरवाज़ा खुल गया है। आप दूसरों के साथ दूसरों के भी विचारों को आप ले सकते हैं। और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसके साथ आपका कोई बुरा इरादा ना हो, क्योंकि बुरा इरादा यानी कि बुराई के साथ टेलीपैथी क्लेयरवॉइंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ सक्सेस हो जाते हैं तो आप कई मास्टर्स लोगों से भी या किसी और से भी आप टेलीपैथिक मैसेज ले सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में चारों ओर हमारे मास्टर्स लोगों की वाणी गूंज रही है। तो आप उस मैसेज को ले सकते हैं। किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए आप टेलीपैथी नहीं कर सकते और आप यकीन मानिए कि कोई आपको टेलीपैथी के द्वारा नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। मेटाफिजिक्स के कठोर नियम हैं जैसे हमारे पृथ्वी के हैं
इसीलिए आप बिल्कुल भी मत डरिए कि कोई टेलीपैथिक आदमी आपके विचारों को पढ़ लेगा, क्योंकि कई लोग को डर लगता है कि ये टेलीपैथिक है तो ये हमारे डर या हमारे फोबिया को जान लेगा, हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो रामपा जी बार बार कहते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शुद्ध व्यक्ति जो प्योर हार्टेड है वो कभी भी आपके निजी जीवन में दखल नहीं देगा, आपके विचारों को नहीं पढ़ेगा, और अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो वो ये काम कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए। अगर फ्रेंड को आपको नहीं करना है, स्वयं प्रैक्टिस करनी है इस टेलीपैथी की आवाज़, टेलीपैथी मैसेज के लिए, तब भी आप अपने कमरे में बैठ के करिए और उस मैसेज को आप ग्रहण करिए। टेलीपैथी बिल्कुल वैसा है जैसे रेडियो को हम सुनते हैं, और क्लियर वॉइस बिल्कुल वैसा है जैसे टीवी देखना है। क्लियर वॉइस के लिए उन्होंने बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल देते हुए समझाया है कि क्रिस्टल बॉल हम सभी जानते हैं। आप एक क्रिस्टल बॉल ले लीजिए या कोई बड़ा स्टोन पारदर्शी हो या डायमंड रिंग, उसको आप पकड़ लीजिए, जो आपके हाथ में आता हो इतना बड़ा क्रिस्टल बॉल होना चाहिए। और शाम को आप अपने कमरे में विश्राम करने के लिए चले जाइए, और इतना अंधेरा रखना है कि कोई भी लाइट की किरण आपके उस रूम में नहीं आना चाहिए। पर आप जब अंधेरे में भी बैठते हैं तो आपकी आंखें थोड़ा बहुत कुछ देखने लग जाती हैं, तो आपको उस क्रिस्टल बॉल की तरफ देखना है, कुछ दूरी पर रखकर उस क्रिस्टल बॉल को देखते रहना है। आप उसकी रूपरेखा तो नहीं जान पाएँगे, पर हाँ, आपको समझ में आएगा कि ये क्रिस्टल बॉल है, और आप उसको बिना प्रयास किए, मतलब आपको बहुत कोशिश नहीं करनी है, बस आपको रख के उसको देखते जाना है, बस देखते जाना है। ये अभ्यास करते जाइए, अभ्यास करते-करते आपको एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे-धीरे उसमें बादल दिखने लग जाएँगे, सफ़ेद रंग के बादल। और हो सकता है आपको उस समय झटका भी लगे, तो आप डरिए मत, आप बिल्कुल आराम से बैठ के उस क्रिस्टल बॉल को निहारते रहिए। धीरे-धीरे पूरा बॉल सफ़ेद बादल के बजाय सफ़ेद दूध से भरा हुआ दिखाई देगा। और जैसे कभी कोई मंच का पर्दा खुलता है, बिल्कुल वैसे ही बादल, वो सफ़ेदी हटने लग जाएगी और आपको कोई महाद्वीप दिखाई देगा। तो आपको लगेगा कि आप ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि बॉल को जब आप ऐसे पकड़ के रखे हैं आप इधर पर, और आप देखेंगे महाद्वीप या कोई भी प्लेस का अगर आप देखेंगे पिक्चर, तो आपको लगेगा कि आप बहुत ऊपर से जैसे भगवान बैठे हों और आप देख रहे हों किसी पृथ्वी के किसी अंश को। तो आपको सामने गिरने की, झटका पड़ने की संभावना हो सकती है, तब आपको सँभलना है। अगर आप झटका खा लेते हैं तो वो पिक्चर जो क्रिस्टल बॉल में दिख रहे थे वो गायब हो जाएँगे, फिर किसी और दिन से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप अवेयर रहिए, आप पकड़ेंगे और जैसे आपको कोई वहाँ महाद्वीप या कोई जगह आपको दिखने लग जाएगी तो आप सँभल जाइए, और अगर आपने आपको आप नियंत्रित कर लिए और झटका नहीं दिए, तो उसके बाद आपको उस जगह की पूरे इतिहास के घटनाएँ दिखने लग जाएँगी। हो सकता है वो युद्ध का हो, या कोई पहाड़ या जंगल का दृश्य हो, जहाँ पर आप चले जाएँगे। पर वहाँ पर आप अपनी आँखों से ज़रूर देख रहे हैं, पर आप समझ लीजिए कि आप किसी और की आँखों के थ्रू देख रहे हैं। आपको उसका फ़ेस नहीं दिखाई देगा जिसकी आँखों से देख रहे हैं, पर आप उस सीन को पूरा देखेंगे। आप वहाँ पर बिल्कुल प्रेज़ेंट खड़े होएँगे, और याद रखिए कि यदि आप युद्ध के भी क्षेत्र में उतर गए हैं या जंगल में भी हैं, तो ना कोई शेर आपको खा सकता है, ना कोई टैंक आपको बम से उड़ा सकती है, क्योंकि आप किसी और के माध्यम से सिर्फ़ उस घटना को देख रहे हैं, आप वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं हैं। तो आपको कोई भी खतरा नहीं है ऐसी चीज़ों को देखने के लिए। और आप क्लेयरवॉयंस या में या अगर इस तरीके से आप देख लेते हैं तो धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे तो बहुत ही अच्छे क्लेयरवॉयंट हो सकते हैं। पिछले कई कुछ चैप्टर के पहले मैंने आप लोगों को याद दिलाया था कि अच्छा क्लेयरवॉयंट होने के लिए भी कम से कम 10 साल की कड़ी मेहनत लगती है। पर अभी हम स्टार्ट तो कर सकते हैं कि हम कुछ हद तक के देख सकें। और अब आगे आता है ये क्लेयरवॉयंट का, आपको एग्ज़ाम्पल देके बताए हैं कि किस तरीके से देखना है। अब हम आते हैं साइकोमेट्री पे। साइकोमेट्री मतलब उँगलियों के माध्यम से देखना, किसी भी चीज़ को लेने और उसकी उत्पत्ति को जानने की क्षमता से है कि उसका क्या हुआ, ये किसके पास था, और उस व्यक्ति की मनोस्थिति को भी हम जान सकते हैं।
अगर आप किसी कंकड़ को उठा लेंगे जिसको कभी किसी इंसान ने नहीं छुआ हो, समुद्र तल पर बहुत ही रेयर एक कोई कंकड़ मिल जाए जहाँ पे जिस पर कोई उँगलियों की छाप ना हो, तो आप उस कंकड़ से को भी छूकर उस साइकोमेट्री के द्वारा पता लगा सकते हैं कि वो कब किस पहाड़ का अंश था और वो कैसे समुद्र में गिरा और यहाँ तक के पहुँचा। तो इतनी साइकोमेट्री में क्षमताएं हैं, इसके द्वारा हम कई लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट द्वारा हम इनको समझाया गया है कि इसको कैसे किया जाए, बहुत ही अद्भुत है। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है, मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर ट्राई करिए इसे। कि उन्होंने कहा है कि अपने एक फ्रेंड को ला लीजिए जो साइकोमेट्री के लिए तैयार हो और उसे पहले अपने अच्छे से हाथ धोने के लिए कहिए ताकि उसके कोई भी थॉट्स की छाप उस पर नहीं हो। दोनों हाथों को धोकर वो अच्छे से सुखा ले। फिर एक छोटा कंकड़ जो आप उसको देना चाहते हैं उसे भी कहिए कि उसे भी धो लीजिए। वो उसको भी धोएगा, साफ कपड़े से पोंछेगा, उसको भी सुखा लेगा और उसे कहिए कि उस कंकड़ को अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ के रख ले 1 मिनट तक। एक ही विचार को वो करे, चाहे वो कोई भी एक विचार हो, अच्छा हो, बुरा हो, 1 मिनट तक के वही थॉट को उसको कायम रखना है। जब वो पत्थर को अपने हाथ में रखेगा और 1 मिनट तक सोचेगा, तब आप उस पत्थर को एक रुमाल में आप उससे ले लीजिए और बिल्कुल भी उस समय मत खोलिए आप। आप उसे लेके चले जाइए, आप कमरे में जाइए जहाँ पे आपको इसका अवलोकन करना हो। पहले आप स्वयं का भी अपना हाथ धोइए क्योंकि आपके भी विचारों की छापें आपके हाथों की उँगलियों के द्वारा उस पत्थर पर पड़ सकती हैं। आप भी अपना हाथ धो लीजिए और सुखा लीजिए। फिर आप उस रुमाल को खोलकर अपने बाएं हाथ से उस पत्थर को पकड़कर रखिए हथेली पर। तो हथेली पर जब आप रखेंगे तो वो पत्थर केंद्र में थोड़ा-सा घूमेगा, पर उस समय आपको कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ़ शांत मन से निर्विचार होकर सिर्फ़ सिर्फ़ आप उस पत्थर को देखते रहिए। आपके पास वो मैसेज आएगा जो आपके फ्रेंड ने 1 मिनट रख कर आप तक पहुँचाया है। वो मैसेज आपको मिल जाएगा, एज़ अ थॉट फॉर्म आपको ट्रांसमिट हो जाएगा। हो सकता है रामपद कहते हों कि आपके फ्रेंड ने ये भी सोचा हो कि ये पागल इंसान मुझे एक छोटा-सा पत्थर देके बोल रहा है कि अपने विचार को उसमें डाल और मुझे दे। तो ऐसे हँसी-मज़ाक भी करे हैं कि वो आपकी पागलपन की करतब से भी रिलेटेड मैसेज दे सकता है। तो जो भी हो, आप ट्राई करिए 1-2 बार, 3 बार, आप कभी न कभी सफल होंगे। और यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि समुद्र तट पर चले जाइए या ऐसी जगह से ज़मीन से आप पत्थर खोद लीजिए और उसको धोकर वैसे ही आप हाथ में रख के महसूस करिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर रामपा जी ने कहा है कि हम यहाँ पर आपके फ्रेंड को और आपको भी लेफ्ट हैंड यूज़ करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक काम हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड से होने चाहिए। राइट हैंड हमारा सांसारिक वाला हाथ है, हम संसार के काम करते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा स्पिरिचुअल काम रहता है। तो आपको बेहतर रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप लेफ्ट हैंड से उस चीज़ को करेंगे, जैसे वो साइकोमेट्री के लिए करना है। पर यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं, तब आपको इसका ठीक उल्टा करना है। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप यदि कोई एक एनवेलप ला के दे, तो बिना एनवेलप को खोले आप उस लेटर में क्या लिखा है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा हो, आप उसके अर्थ को तक समझ जाएँगे। तो बताइए कितना अच्छी चीज़ है कि हम बहुत सी चीज़ें साइकोमेट्री के द्वारा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ़ उँगली के पोरों के द्वारा आप लेटर को पढ़ पाएँगे। और उन्होंने कहा है कि आप ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप किसी को साबित करने के लिए मत यूज़ करिए। किसी का भला हो या आपका ज्ञान बढ़े, उन सब के लिए यूज़ करिए, आप अपने को साबित मत करिए। उन्होंने साबित करने के लिए क्यों मना किया है? बहुत ही अच्छा रीज़न बताया है कि जभी भी हम चाहे टेलीपैथी करें, चाहे क्लेयरवॉयंटली हम कुछ देखें, तो जब हम देखेंगे तो हमारे आस-पास ऐसे लोग होना चाहिए जो हमारे अनुकूल हों, जिनको विश्वास हो इस चीज़ों में। अगर कोई आपको गलत साबित करने के लिए आपको कहता है कि मुझे इसका प्रमाण दो, मुझे करके दिखाओ, तब वो आपके लिए एक नेगेटिव इमोशन डाल रहा है, एक डिसलाइक, एक डाउट, एक अविश्वास कर रहा है। तो ऐसे आदमियों के सामने जब आप साबित करने के लिए करेंगे,
तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो तरंगे हैं वो आपकी टेलीपैथी की या क्लेयरवॉइंट की किरणों को यानी कि तरंगों को ढांक देगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम जब करें तब हम शांत और जो फेथ करता है उन्हीं के साथ बैठ के करें। जो हमारे विपरीत हैं, जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उनको साबित करने की भी कभी कोशिश न करें, क्योंकि उनके तरंगे हम उठा लेंगे और हमारी टेलीपैथिक जो मैसेजेस हैं वो ढक जाएंगी और हमारे तक नहीं पहुंचेंगी। और यदि कोई आपको कहता है कि मुझे इसका प्रमाण दो, तो रामपा जी कहते हैं बिल्कुल भी आप प्रमाण मत दीजिए, कह दीजिए कि मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। और एक क्लेयरवॉइंट के बारे में ही और आगे बताते हुए कहा है कि कई लोगों को अनजाने में क्लेयरवॉइंट की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे कुछ औरतें होती हैं जो बहुत ही अच्छी क्लेयरवॉइंट हो जाती हैं, अच्छी अच्छी भविष्यवाणी कर देती हैं, तो उनको लोग कहते हैं कि आप तो इतनी अच्छी भविष्यवाणी कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं पैसे लेकर ये काम कर रहे हो। और वो पैसे लेकर काम करना शुरू कर देती है, तो उसकी क्लेयरवॉइंट क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर वो कल्पना करके, क्योंकि वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक है, वो कल्पना कर करके आप लोगों को आंसर्स देगी और हो सकता है कि उसकी वापस भी आ जाए। पर उन्होंने कुल मिलाकर ये कहा है कि पैसे जहाँ पे भी दिए जाते हैं वहाँ पे शुद्धता, सच्चाई बिल्कुल कम से कम हो जाती है। और क्रिस्टल पढ़ना, कार्ड पढ़ना और ये जो भी क्लेयरवॉइंटली हम बताते हैं या टेलीपैथिक हम किसी को बताते हैं, उसके लिए पैसे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण ये क्षमता वापस चले जाएगी। अगर आप इन सब क्षमताओं से बिल्कुल ओत-प्रोत हैं, आपके पास है ये क्षमता, तो भी आप लोगों के सामने बिल्कुल स्वाभाविक और नॉर्मल बने रहिए, नेचुरल बने रहिए। जितना आप स्वाभाविक बने रहेंगे, सहज, सामान्य, उतना ही आप ज़्यादा ग्रहण करते जाएंगे। आप कितना जानते हैं ये भी लोगों को मत बताइए, स्वीकार ही ना करिए कि आप कितना जानते हैं। और अपने इनर कंपोजर और फेथ पर और अपनी शांति पर परिश्रम करके और अभ्यास करके आप इन सब में बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो सकते हैं, निपुण हो सकते हैं, और लोगों की भलाई के लिए अगर ये काम करें तो बहुत ही अच्छी बात है। 22nd चैप्टर में उन्होंने बताया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हैं। इस चैप्टर में उन्होंने अपने थॉट्स और हमारे इमोशन का हमारे बॉडी पर क्या असर पड़ता है उसको विस्तृत रूप से समझाया है कि जब बहुत दुख होता है या बहुत क्लेश होता है, तब हमारी सेल्स डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं, और हमको लिवर या गॉल ब्लैडर में कोई बीमारी भी हो सकती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल लेके बताया है कि यदि कोई एक मैरिड कपल है और पति की अचानक मृत्यु हो जाती है और पत्नी अचानक सदमे में है और वो दुख से उबर नहीं पा रही है, तो वो दुख के कारण कई गंभीर शारीरिक बीमारियों को न्योता दे देगी। वो दुख उसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा और शारीरिक बीमारी के साथ साथ हो सकता है कि उसको मानसिक बीमारी भी हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे सदमे में ब्रेन हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर को और हमारी ग्लैंड्स को भेद कर देती है। हो सकता है कि यह हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज उसके शरीर को सुन्न कर दे, सोचने विचारने की क्षमता को कम कर दे, यहाँ तक कि वो मुश्किल से ही चल पाए। और अक्सर हमने देखा है कि ऐसे सदमे में हमें आंसू बहुत बहते हैं, तो वो भी हमारे लिए सेफ्टी वॉल है, हमारे तनाव को दूर करने के लिए। तो रोना अच्छा है, हम तनाव को दूर कर रहे हैं। अगर ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देर तक रहे बॉडी में, ब्रेन में, तो उसके कारण पागलपन, कोमा या बेहोशी भी हो सकती है। उन्होंने एक जानवर का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि देखिए, हमारे में ही इमोशन इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं हमारे शरीर में, बल्कि एक जानवर में भी डालते हैं। उन्होंने एक कुत्ते का एग्जाम्पल देके बताया है, या एक जानवर जो बहुत भयभीत है, शायद उसको किसी बड़े जानवर ने बहुत दौड़ा दिया हो और भयभीत कर दिया हो, तो वो डरा हुआ भगोड़ा जानवर बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसके जो पाचन रस के जो सिक्रीशन जो होता है, पाचक रस, वो सूख जाता है। तो
एनिमल इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो उस समय खाना नहीं खाएंगे, और यदि किसी मास्टर ने उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाया तो वो उसका पचेगा नहीं, उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो वो उस समय बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है। जिस तरीके से वो भयभीत जानवर नहीं खाता है, वैसे ही अगर हम इंसान बहुत उत्तेजना में हैं या बहुत दुखी हैं, तो उस समय हमें बिल्कुल भी किसी को खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके बॉडी में, वो उसके पीड़ित के, जो विक्टिम है, उसके हित में नहीं है। इस समय भोजन खिलाना हितकर नहीं है। पर हम लोग अक्सर एक सिंपैथी के तौर पे, एक प्रेम के तौर पे कि नहीं, दुख है तो क्या हुआ, तुम्हें खाना चाहिए, हम उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं, पर उस समय न खिलाना बेहतर है। उन्होंने कहा है कि ये दुख भावनाएं, जो हमारी दुख की भावनाएं होती हैं, वो सिर्फ हमारे पाचन रस को या उसके सिक्रीशन को ही नहीं बंद कर देती, बल्कि हमारे जीवन को देखने के दृष्टिकोण को भी बदल देती हैं। जो आदमी पहले बहुत ही आशावादी तरीके से जीवन को देखता था, उस समय चाहे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत भी उसके सामने चीज़ आ जाए, उसको उदास ही लगेगा। सुंदर सुबह भी उसके लिए उदासी वाली सुबह लगेगी। तो हमारा जो ये विषाद की दुनिया है, वो हमारे दुख से रिलेटेड होता है। जैसे हम इमोशन करते हैं, हमारा देखने का नज़रिया और हमारे केमिकल चेंजेस उसी के हिसाब से होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो अपने स्वभाव के को संभाव में रखो, अर्थात भावनाओं का संतुलन रखें, इमोशनली बैलेंस रहें, न तो बेतहाशा उत्साहित हो, न ही अत्यंत उदास हो जाए। जो उन्होंने एग्जाम्पल लेके बताया है कि जो प्रोफेशनल होते हैं, ऑफिसर्स लोग होते हैं, वो अपने बॉस के दबाव में बहुत काम करते हैं। उनको हमेशा डर रहता है कि मेरी प्रतिष्ठा को क्या होगा, मेरी नाक न कट जाए। ओवर में वो काम करते हैं और उनके ब्रेन में इस तरीके से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा होती है, तो मोस्टली उनको गैस्ट्रिक अल्सर होता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये स्वभाव के संतुलन को विकसित करना चाहिए। ये स्वभाव के संतुलन के लिए क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जब हम टेलीपैथी और क्लेयरवॉइंट की प्रैक्टिस करें, तो हमारा इमोशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हिस्टीरिया का भी एग्जाम्पल देकर बताया, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अब वो मेल में भी पाई जाती है, पहले सिर्फ फीमेल में होती थी। और उसका कारण सिर्फ इतना ही है मात्र कि हर औरत में एक पुरुष होता है और हर पुरुष में एक औरत होती है। तो ये जो हिस्टीरिया के लोग हैं, वो ऑकल्ट के जो भी प्रैक्टिस को करते हैं, उसमें अवरोध बन जाती है, क्योंकि स्वभाव का संतुलन नहीं है, उनके इमोशन बैलेंस नहीं है, तो वो कभी भी क्लेयरवॉइंट नहीं बन पाएंगे, टेलीपैथिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी मनोदशा में दबकर उनके वो आने वाली तरंगों को ढक दी जाएगी। अगर कोई सोचता है कि ये क्लेयरवॉइंट या टेलीपैथिक लोग पागल होते हैं या विक्षिप्त लोग होते हैं, तो रामपा जी कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग को, मन को सुचारू रूप से काम करना पड़ता है जब हम ऐसे क्षमताओं को ग्रहण करते हैं, ऐसी मैसेजेस को हम ग्रहण करते हैं। अर्थात अगर कोई क्लियरवॉइंट है, टेलीपैथिक है, तो वो बिल्कुल इमोशनली बैलेंस्ड होगा, और अगर कोई विक्षिप्त है और उसके में कोई पागलपन का लक्षण है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर वो दावा भी कर रहा है मैं टेलीपैथिक हूँ या जो भी है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसके लिए सुचारू रूप से उसके दिमाग को काम करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि दुखी और गुस्से के टाइम में हम लोग बिल्कुल भी ग्रहणशील नहीं हो पाते हैं। हमको शांत रहना चाहिए, न केवल क्लेयरवॉइंट या टेलीपैथिक मैसेजेस के लिए, बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हमको हमेशा शांत रहना चाहिए। और आप सोचिए कि आप ये जो गुस्सा कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, बहुत क्षुद्र चीज़ों पे हम जो गुस्सा कर रहे हैं, और अपना गुस्सा दूसरों पे फेंक के हम सोचते हैं कि हम शांत हो गए, तो आप अपने लिए जहर पी रहे हैं। आप चिल्ला ज़रूर रहे हैं, पर उसको उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा जितना आपकी बॉडी को वो इफ़ेक्ट करेगा। आप ये समझ लीजिए कि हम इस पृथ्वी पर कुछ सीखने के लिए आए हैं, और अगर आप विक्टिम महसूस करते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है और हमेशा आप दुखी रहते हैं, तो आप उस बच्चे को याद करिए जिसको होमवर्क दिया गया है और वो होमवर्क नहीं करता,
वो अपने माइंड का, अपने कॉन्शियस माइंड का 10% ही यूज़ करता है और होमवर्क करके छोड़ देता है। पेंडिंग काम बढ़ते जाता है और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब उसका पेंडिंग काम इतना हो जाएगा कि वो 20% भी अपने माइंड का लगाएगा तब भी उसका कंप्लीट नहीं हो सकता। बहुत तनाव में हो जाएगा बच्चा और अपने पेरेंट्स को जाके शिकायत करेगा कि मुझे टीचर्स लोगों ने इतना होमवर्क दे दिया है कि मेरे से काम नहीं हो पा रहा है। पेरेंट्स तुरंत टीचर्स के पास दौड़ के जाएंगे और कहेंगे कि आपने बच्चों को ज़्यादा होमवर्क दे दिया है और इसके कारण मेरा बच्चा बीमार हो रहा है। तो रामपा जी कहते हैं तो क्या टीचर्स गलत हैं? बिल्कुल भी नहीं। टीचर्स ने अपना काम कर दिया पर बच्चे ने अपना काम नहीं किया। वो खेलने में, कूदने में और अपनी मस्ती के में अपने होमवर्क को काम नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही हम भी हैं, जो हम यहाँ सबक सीखने आते हैं, जो चीज़ों को हमको लर्न करना है, उसके बजाय हम दूसरों को दोष दे दे के अपने इमोशन को तो अनबैलेंस करते हैं। हमेशा हम गुस्से में उबलते रहते हैं और निराशा वाली स्थिति में ही रहते हैं। उन्होंने कहा है कि अपने आप को शांत रखिए। आप सीखने आए हैं और एक मिडिल पाथ को चुनिए। न तो आप इतना आलसी बनिए कि कुछ भी श्रम न करें, न ही इतना श्रम करें कि परिणाम को पाने के लायक भी ना रहें। पिछले चैप्टर्स में भी हमने रामपा जी ने बताया था कि अपनी क्षमता से ज़्यादा कभी भी आपको परिश्रम नहीं करना है और आपको इतना ही श्रम करना है ताकि आप उस रिज़ल्ट का स्वागत भी कर सकें। इसके बाद जो उन्होंने मन की शक्ति के बारे में बताया है, पावर ऑफ माइंड, वो आप सभी लोग उससे परिचित हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम, हम सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी हम पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो, या आध्यात्मिक गुण हो कोई हमारे को जो हम अपनी उन्नति के लिए चाहते हैं। क्योंकि हमारे अवचेतन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपरिमित शक्तियाँ हैं। सिर्फ हम उसको कनेक्ट करना भूल गए हैं और हम उसमें असमर्थ हो गए हैं कि हम कैसे करें। तो उन्होंने पूरा चीज़ लिख के बताया है कि आप बिल्कुल मांगिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए। उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं जो मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी कि पहले आप क्या चाहते हैं वो नियत करिए। जब तक कि आप निश्चित नहीं होंगे, अगर प्रार्थना भी बिना कोई उद्देश्य के की जाए तो भी वो व्यर्थ हो जाती है। तो अगर आपको कुछ चीज़ मांगनी है यूनिवर्स से, तो आप पहले निश्चित करिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप पैसा चाहते हैं? क्या आप कार चाहते हैं? या अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं? या फिर कोई आध्यात्मिक गुण को अपनाना चाहते हैं? हर एक के अपने कोई स्पिरिचुअल रोल मॉडल्स होते हैं, उनको भी आप अपना सकते हैं। रामपा जी ने बार बार इसमें इंसिस्ट किया है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने मन की शक्ति के द्वारा अपनी आध्यात्मिक प्रगति करिए। पैसा बहुत शुद्ध चीज़ है, उसको मत मांगिए। पर फिर भी मुझे आपको बताना ज़रूरी है कि किस तरीके से उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 54 ईयर्स पहले डिस्क्राइब किया था। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी हम सुन रहे हैं, पर उन्होंने उस बुक के समय में भी हमें बता दिया था। और दुख की बात है कि हमारे किसी भी धर्म में, किसी भी स्कूल में हमारे को पावर ऑफ माइंड नहीं सिखाया गया, जबकि ये सिलेबस में होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है मांगो, जो भी आपको मांगना है अपने प्रकृति के नियमों के अनुकूल ही आपको मांगना है। आपको कोई भी ऐसी राशि नहीं मांगनी है जो तुरंत आप चाहें। अगर आप चाहेंगे कि मुझे 5 मिनट में 50 लाख मिल जाए तो ये गलत है। आप प्रकृति के नियम के अनुसार आपको मांगना है। उसमें पहला पॉइंट आपको मैं सिलेवार बता रही हूँ कि आप एक राशि को नियत करिए। आप ये कभी नहीं कहिए कि लगभग 50 लाख मिल जाए। आपको लगभग वर्ड यूज़ नहीं करना है। जो भी आपके अवसर की उपलब्धता है, आपकी काबिलियत है, उसके अनुसार आप एक अच्छा टारगेट को पसंद करिए और उस टारगेट को आप बिल्कुल नियत कर दीजिए कि अगर मान लीजिए आप कमा सकते हैं 25 लाख, तो बिल्कुल उस अमाउंट को लिख लीजिए कि नियत राशि। यूनिवर्स को आपको लगभग नहीं बताना है, करीब नहीं बताना है, नियत राशि बतानी है। और दूसरा पॉइंट है कि दशमांश, जो बार बार रामपा जी कहते हैं कि आपको जो भी मिलेगा उसको आप बांटिए। आप उसके योग्य होने की साबित करने के लिए आप पहले से ही बांटना शुरू कर दीजिए। पर आप अपने विश में जो भी आपको, अगर 50-25 लाख आप लिख रहे हैं तो उसका 10वां हिस्सा
मैं दान करूँगा, ऐसे करिए और दान थोड़ा बहुत देना शुरू कर दीजिए ताकि यूनिवर्स आपकी योग्यता को पहचान सके। तो ये दशमांश की आप चीज़ लिखेंगे। और तीसरा आपको समय लिखना है। समय के लिए जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल प्रकृति के नियम के अनुसार होने चाहिए। अमुक वर्ष, अमुक दिन, वो आपको लिखना ज़रूरी है। आप 1 साल का बाद का आप टारगेट ले सकते हैं कि 1 साल के बाद मेरे पास 25 लाख होंगे, हैं। आपको प्रेज़ेंट टेंस में ही करना है और इस विश को आपको लिख लेना है। उन्होंने कहा है कि लिखने से आपकी लिखने में जो शक्ति होती है वो बोलने से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आप एक डायरी में अपनी विश को लिख लीजिए कि आप इतनी इतनी राशि इस वर्ष में इतने इतने समय के बाद चाहते हैं। अ, और अंत में आप ज़रूर लिखिए कि मैं दशमांश करूँगा, जो भी मुझे मिलेगा वो मैं बाँटूँगा। आपको ये लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद आपको 3 बार उस अपने अफ़र्मेशन को बेडरूम में अलग से जाके पढ़ना है, क्योंकि आप नहीं चाहते होंगे कि सभी लोग जाने कि आप क्या चाहते हैं। तो अपने बेडरूम में जाइए, इसको 3 बार ज़ोर-ज़ोर से पढ़िए। आप एक बार लिख रहे हैं और बोल रहे हैं 3 बार, तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। और रामप्पा ने कहा कि अपने दिन में 3 बार बोलना है, 3-3 बार के सेट में, सुबह, दोपहर और शाम। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा है, सुबह, दोपहर, शाम आपको अफ़र्मेशन को दोहराना है लाउडली। और जैसे कार आपको चाहिए, कार के लिए कहा है कि मुझे नई कार चाहिए, ऐसा नहीं लिखना है। पहले तो आप ड्राइविंग करना सीख लीजिए। ड्राइविंग के बाद आपको कौन-सी कार चाहिए, उस कार का नाम लिखिए और विजुअलाइज़ करिए। राशि के लिए भी यही है और विजुअलाइज़ का भी कार के लिए भी यही है कि आप विजुअलाइज़ करिए कि आप कार में बैठ के उस कार को, चाहे आप कोई भी कार का आप ले लीजिए, जो भी ब्रांड की आपको पसंद है, उस कार को आप ड्राइव करता हुआ विजुअलाइज़ करिए। कल्पना शक्ति हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और जब हम ऐसे दोहराते रहेंगे तो हमारा जो अवचेतन मन है वो 9 गुना ज़्यादा चतुर है हमारे से। तो वो ये चीज़ यूनिवर्स में प्रोजेक्ट करेगा और आपको वो विश पूरी हो जाएगी। और यदि आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तभी भी आपको एक नियत समय लिखना पड़ेगा कि आपको कब चाहिए। और उस पार्टनर को चाहने के पहले क्या आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो गए हैं शादी करने के लिए? क्योंकि शादी सिर्फ लेने का नाम नहीं है कि आपने प्रेम लिया अपने पार्टनर से और उससे सेवा ली। आपको प्रेम देना भी है, आपको उसकी सेवा करनी भी है। तो अगर आप इसमें खरे उतर पाते हैं, तभी आप ऐसी विश करिए। और अंत में आप ज़रूर लिखिए कि मैं जो भी मुझे मिलेगा मैं उसे बाँटूँगा। और जभी भी आप इसको विजुअलाइज़ करेंगे, जभी भी, तो आप कभी भी अपने मन में शंका बिल्कुल भी मत लाइए कि मेरा ये काम नहीं होगा, दूसरों के कहने पे तो हम बोल रहे हैं, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, ऐसे डाउट्स बिल्कुल नहीं लाना है। आपको विजुअलाइज़ करना है कि वो चीज़ आपको प्राप्त हो गई है, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे कार हो, चाहे वो आपके पास पैसे हों। उस चीज़ को आप फ़ील करिए, उस समय आप क्या महसूस करेंगे जब आपकी ये विश पूरी होएगी। तो उन्होंने कहा है कि जब आप ऐसे विजुअलाइज़ करते रहेंगे, तब आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। आखिरी में उन्होंने फिर से कहा है कि आप दशमांश भी कर लेंगे, अपनी सेवा के जो भी आपको मिल रहा है आप सब कुछ कर लेंगे। आप सभी लोग सबसे ज़्यादा धन के पीछे पड़े रहते हैं। रामप्पा कहते हैं कि आप आध्यात्मिक गुणों को अपनाइए। जो भी आपके, जैसे महात्मा गांधी और कोई बड़े संत हैं, जो भी आप जिनको अपना गुरु मानते हैं, उनके कोई गुण हैं, उनको आप लीजिए। चाहे जीसस हो, चाहे बुद्धा हो, चाहे महावीर हो, जिनके भी आप गुण पाना चाहते हैं, उन सबको आप मांगिए। और यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है, वहाँ पर तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि करेंसी, जो हम रुपए डॉलर में नापते हैं, और उसी से ही हम सफलता भी नापते हैं। रामपाल जी ने कहा है कि स्पिरिट वर्ल्ड में आपकी ये करेंसी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। वहाँ चलेगी आपकी आध्यात्मिकता और पवित्रता, वो वहाँ पर करेंसी है। तो क्यों आप पैसे को मांग रहे हैं? मैंने बता दिया है आपको तरीका, पर हो सके तो आप आध्यात्मिक गुणों को अपनाइए। और वाकई उन्होंने सच कहा है। हमको हमेशा अपने भविष्य के यात्रा के लिए अपने अच्छे गुणों को, अपनी
प्योरिटी को संभालना चाहिए। तो आकर्षण के नियम हम अपने आत्मा की प्रगति के लिए करें तो ज़्यादा कारगर होगा। 23rd चैप्टर में उन्होंने इमेजिनेशन पावर बताया है, कल्पना शक्ति। उन्होंने कहा है कि आजकल के वर्ड्स बहुत ही मिसयूज़ होते जा रहे हैं, उनके अर्थ बहुत गंदे होते जा रहे हैं। जैसे कल्पनाशील अगर कोई व्यक्ति अगर हम बोलते हैं तो हमारे को अच्छा मतलब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा अगर कोई मुझे कहेगा, तो क्योंकि ये वर्ड बहुत विकृत हो गया है। पहले ज़माने में कल्पनाशील उसको मानते थे जो कवि है, जो लिखता है, लेखक है, जो रचना करता है, जो चित्र बनाता है, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव है कि वो नई चीज़ क्रिएट कर रहा है। हम कितना रिस्पेक्ट देते थे एक इमेजिनेशन को, इमेजिनेशन पावर को। और आज अगर कोई कहेगा कि वो बहुत ही कल्पनाशील है तो हमें लगेगा वो पागल है, ख्वाबों की दुनिया में रह रहा है, पता नहीं क्या क्या बुन रहा है। ये मिसयूज़ हो गया है। पर उन्होंने कहा है कि ये इमेजिनेशन पावर हमारी सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। विल पावर जो हमारी इच्छा होती है, जो हम ये कर लें या कोई भी हम करना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर हमारे पास सिर्फ इच्छा शक्ति है तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास इमेजिनेशन पावर है, हम उस चीज़ को विजुलाइज करके इमेजिन करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देगा। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लेके किया है कि यदि आप एक रोड पर चल रहे हैं, आपको एक फुटपाथ से दूसरे फुटपाथ में जाना है, तो अगर आपने एक बीच में रोड पर एक पट्टी को पेंट कर दिया, समझ लीजिए 3 फीट की पट्टी को आपने पेंट कर दिया, जो आजकल की हमारी फुटपाथ की लाइन बनी होती है रोड की, तो क्या हमारे को कभी उसको क्रॉस करने में तकलीफ़ होती है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए वो रोज़मर्रा की चीज़ है, हम सिर्फ दाएँ-बाएँ देखते हैं कि ट्रैफ़िक कैसा है, और बिना कोई डरे, बिना कोई फालतू के विचार करे हुए हम आराम से रोड से क्रॉस होके एक फुटपाथ से दूसरे फुटपाथ में चले जाते हैं। हमें ना पृथ्वी गिरने का मतलब उसके धसकने का डर लगता है, ना कोई हमारे ऊपर इमारत गिरेगी, हमको कोई भी डर नहीं है, हम बस चल रहे हैं, हमारे लिए कैजुअल चीज़ है। पर यदि आपको 20 मंजिल ऊपर इमारत पे ले जाए, अगर 2 मंजिल ऐसे खड़ी हैं 20 मंजिल की छत पर और दूसरी तरफ भी 20 मंजिल की छत है, तो अगर दोनों के बीच में एक बोर्ड को बांध दें, एक प्लैंक को बांध दें और इतना टाइट बांध दें कि बिल्कुल भी हिल नहीं सकता, बिल्कुल मजबूत है, और अब आपको कहें बिल्कुल जैसे रोड में बना हुआ था पट्टी, उतनी ही बड़ी आपकी प्लैंक है, आप क्रॉस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति आपको बताएगी कि आप गिर जाएंगे, आपको चोट लगेगी, हो सकता है आप मर भी जाएं। तो ये जो कल्पना शक्ति है वो हमारे सेफ्टी वॉल के रूप में हमें इनबिल्ट कर दी गई है, ताकि हम कोई मूर्खतापूर्ण काम न करें। अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम शायद किसी ऊपर से भी छलांग लगा लेते, या पटरी को भी क्रॉस करते जबकि बगल में से ट्रेन आ रही हो, जो भी रोमांचकारी हमको करना होगा हम करते। पर हमारी कल्पना शक्ति हमें सचेत करती है कि नहीं, आपको इससे खतरा है, और हम वो चीज़ नहीं करते हैं। पर इस इमेजिनेशन पावर को हम कितना मिसयूज़ कर रहे हैं। हम सिर्फ भयभीत होते हैं। अगर आपको एक लंबी सीढ़ी पे चढ़ा दिया जाए तो पूरे टाइम आप डरते रहेंगे कि मैं अभी गिर जाऊंगा, अभी गिर जाऊंगा, और हम और उसको ज़ोर से पकड़ के बैठ जाएंगे। हम सिर्फ उसको मिसयूज़ करना ही जानते हैं। पर यदि आप उसको नियंत्रण करें अपनी कल्पनाओं को, तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे अचीवमेंट्स पा सकते हैं जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि हमारी ये जो सेफ्टी वॉल है उसको हमको सही तरीके से यूज़ करना है। जैसे ब्लॉन्डिन एक टाइट रोप वॉकर था, एक तनी हुई रस्सी पे चलने वाला नट था। उसने नियाग्रा फॉल्स के ऊपर रस्सी को बांधकर कई बार उसने रस्सी को क्रॉस किया था, चाहे उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए, क्योंकि उसकी कल्पना शक्ति थी कि वो आराम से इस रस्सी पर चल के दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ब्लॉन्डिन जैसे बहुत सी आप रोमांचकारी लोगों के बारे में जानते होंगे जो अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा असंभव चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो है साधारण, पर उन्होंने विजुलाइज करके, कल्पना करके अपने पावर को इतना बढ़ा लिया है कि वो क्रॉस कर पाते हैं। उन्होंने कहा है कि आप भी कर सकते हैं, पर आप मजबूर मत करिए।
अगर आप अपनी कल्पना शक्ति को मजबूर करेंगे, अपनी इच्छा शक्ति को भी मजबूर करेंगे, तो हो सकता है आपको आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे और नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाए। इसके लिए आप उसका नेतृत्व करें, उसका नियंत्रण करें और अपने आप को ट्रेंड करें। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं अपनी कल्पनाओं के द्वारा, उसको ट्रेंड करें। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है कि देखिए, कल्पना कभी-कभी हम सबकॉन्शियसली नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। कॉन्शियसली हम नहीं जानते कि हम क्या कल्पना कर रहे हैं और हम अनजाने में ऐसी इच्छा कर बैठते हैं, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आप कॉन्शियसली कोई चीज़ को यानी कि कोई काम को पसंद नहीं करते हैं, पर आपको मजबूरन अगर वो करना पड़ रहा है, तब भी आपको नुकसान होता है। उन्होंने एस्केप मैकेनिज़्म के बारे में बताया है, जिसे पलायन प्रक्रिया कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि यदि आपको बहुत अच्छा काम मिल जाए, हो सकता है कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो, यानी कि दुःख के भेष में सुख हो, तो आप उस काम को तो कर रहे हैं, पर उस काम में रुचि नहीं लेने के कारण आप अजीब-अजीब से भी कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल बताया है अपने एक फ्रेंड का, जो अकाउंटेंट था किसी कंपनी में और उसका काम था कि उसको खड़े होकर अकाउंट्स का काम सँभालना पड़ता था। वो बहुत ईमानदार था, अगर उसके को कोई होटल में फ्री में कोई माचिस भी दिख जाए या न्यूज़पेपर उसको बस में मिल जाए, वो कभी भी किसी चीज़ को नहीं उठाता था। वो इतना ईमानदार था कि फ्री की चीज़ उसे नहीं यूज़ करनी है। वो इतना ईमानदार होने के बावजूद जब वो अकाउंटेंट था, तो उसके मन में एक छोटा-सा डर था कि कभी मान लो मेरे से अकाउंट में कोई गड़बड़ हो जाएगी और मेरे मालिक मेरे ऊपर गबन का आरोप लगा देंगे, तो मुझे जेल हो जाएगी। और वो डर से अपने काम को डिसलाइक करने लग गया। इस बात की चर्चा उसने अपनी वाइफ़ को की कि मुझे ये काम पसंद नहीं आ रहा है, पर उसकी वाइफ़ को कोई भी सिम्पैथी नहीं थी और उसने कहा कि तुम काम को जारी रखो, और वो मजबूरन जाता रहा। पर डर के कारण जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है, वो कल्पनाएँ करता है और वो ऐसे ऑर्डर्स देता है उसकी बॉडी को, ताकि वो इस काम को नहीं कर पाए। पहले उसको गैस्ट्रिक अल्सर होता है और वो इलाज करने के लिए घर में रहता है और अपनी डाइट में बदलाव करता है और मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा फिर वो ठीक हो जाता है और फिर काम पे जाता है। अब भी वो पसंद नहीं कर रहा था। उसे दुःख होता कि वो फिर से ऑफ़िस को जॉइन कर लिया है। फिर उसके बाद उसको पैर में एक अल्सर होता है। उस पैर के लिए भी वो ऑफ़िस से छुट्टी लेता है, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है, फिर उसकी वाइफ़ द्वारा उसको एक काम पे भेज दिया जाता है। अब भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है काम, और जो डर है, उसकी जो कल्पना शक्ति है, वो अपना काम करते जा रही है और धीरे-धीरे उसके एंकल में एक बड़ा अल्सर हो जाता है। इस समय उसका सिर्फ़ ट्रीटमेंट दवाइयों से नहीं होता है, उस समय उसको ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। फिर भी कुछ समय के बाद वो फिर ठीक हो जाता है एंकल में आने के बाद। फिर वो ऑफ़िस में जाता है। अब उसके मन में ये मतलब कॉन्शियसली उसके मन में एक इच्छा होती है कि काश मुझे ऐसी कोई बीमारी हो जाती ताकि मुझे इस ऑफिस से छुटकारा मिल जाए। इतना कहना ही था कि उसको जो अब आखिरी अल्सर हो रहा है, वो हो रहा है एंकल और नी के बीच में, यानी कि घुटने और टखने के बीच में एक बड़ा अल्सर हो जाता है, जिसका इलाज नामुमकिन है। और डॉक्टर लोग को अथक परिश्रम करने के बाद आखिर में उसके घुटने तक के को पैर को काटना पड़ जाता है। पैर कटने के कारण अब वो अपंग है और ऑफिस में उसे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑफिस में खड़े होके अकाउंट्स का काम संभालना था। वो बहुत खुश है कि उसको उस ऑफिस से छुटकारा मिला। तो रामपा जी कहते हैं कि देखिए, उसका जो काम को पसंद न करने के कारण उस कल्पना ने कहाँ तक उसको पैर कटवा दिया। पर चूंकि डॉक्टर लोग उसको इतना ट्रीटमेंट करके अच्छे से जान गए थे और जानते थे कि वो अभी डिसेबल हो गया है, उसकी नौकरी छूट गई है, पर वो हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा था, तो उसको हैंडीक्राफ्ट का कोई काम उनको उसको सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स लोग, और वो बहुत कुशलता से उस काम को कर रहा है, क्योंकि अब उसको हैंडीक्राफ्ट के काम करने में कोई डर नहीं है कि कोई गबन का आरोप लगाएगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। तो रामपा जी कहते हैं कि जो ये इमेजिनेशन पावर है, जो आप कल्पना कर रहे हैं, बुरे होने की, अच्छे होने की, जो भी है, ये कल्पना शक्ति साम्राज्य गिरा भी सकती है और साम्राज्य का निर्माण भी कर सकती है।
तो इमेजिनेशन पावर को आपको आदेश नहीं देना है, मजबूर नहीं करना है। वो एक हमारा फ्रेंड है, ऐसा फ्रेंड है जिसको हमको सिर्फ लीड करना है, नेतृत्व करना है। और हमारे मन में जो भी चीज़ें डर से संबंधित हैं उसको निकाल देनी है। डर ही हमारी एकमात्र बाधा है। और अगर आप अपने कल्पनाओं का सही नेतृत्व करेंगे तो अपने और उसको नियंत्रण भी करेंगे। नियंत्रण मतलब वो बेवजह आप डरे नहीं कोई भी चीज़ के लिए। नेतृत्व और नियंत्रण अगर आप कल्पनाओं का अच्छे से कर पाएंगे तो आपके लिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं हो जाएगी। तो ये है हमारी कल्पना शक्ति का पावर। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इतना कुछ जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस सब का प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगले बार जब हम मिलेंगे तो हम जानेंगे कि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और हम अपने आप को कैसे सेल्फ हिप्नोटाइज कर सकते हैं। आत्म सम्मोहन के द्वारा हम अपने अंदर कई गुणों का विकास भी कर सकते हैं और कई बुरी आदतों को छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी अन्य ज्ञान को शेयर करके कंक्लूडिंग पार्ट हम अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।